अध्याय 528 मार्गदर्शक। ठीक है, मुझे समझ आ गया है। मैं यहाँ चीज़ों को संभालने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। हमें अभी भी आपातकालीन उपायों की तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हमारे सामने पहले से ही एक स्थिति खड़ी है, उसने कहा। एक घेराबंदी वाली सड़क पर सौम्यजीत ने अपना फ़ोन नीचे रखा। उसकी भरीकुटी गहरी तन गई थी। ढीली त्वचा ने झुर्रियों की परतें बना दी थीं, जिससे धुंधली रोशनी में उसका रूप काफ़ी डरावना लग रहा था। शहर के प्रभारी 3 अधिकारियों में से एक के रूप में और अभियान के सहयोग में उसने सतर्कता बनाए रखने के लिए अपना काम भी छोड़ दिया था ताकि रात यहीं बिता सके। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता तो उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वह सुबह होते ही घर जा सकता था। लेकिन जैसा कि उसे डर था, वही हुआ जिसकी उसे चिंता थी। असामान्य घटनाएं घटित हो गई थीं। हाल ही में आई कॉल से सौम्यजीत को आगे की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। अब तक 5 प्रेत करीब आ रहे थे और खतरे का स्तर बहुत अधिक था। सौम्यजीत, लगता है कि आज हम आसानी से नहीं बच पाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए हम में से कुछ लोग शायद उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किशन ने अपना फ़ोन रखते हुए कहा। उन्हें लगभग एक साथ ही खबर मिली थी। ऐसी आत्माएं जो एस ग्रेड की अलौकिक घटना से निकलती हैं, वे अप्रत्याशित होती हैं, और कौन जानता है, शायद उनसे एक ही मुलाकात में हम सब यहाँ मारे जाएं। और इस बार ये केवल एक प्रेत नहीं है, उनकी संख्या हमसे ज़्यादा है। ये गंभीर है, सागर ने कहा। उसका शरीर इतना ठंडा और भयानक था जैसे उसे किसी रेफ्रिजरेशन यूनिट से निकाला गया कोई शव हो। उसकी निगाहें सुस्त और बेजान थीं। जो लोग प्रेतों को नियंत्रित करते हैं और वास्तव में भयंकर प्रेतों के संपर्क में आते हैं, वे पूरी तरह से नुकसान की स्थिति में होते हैं। यदि उनके पास संख्याबल का लाभ न हो तो पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना कम से कम 90% होती है। जितने अधिक प्रेत होंगे, उनकी हत्या की शर्तों के सक्रिय होने की संभावना उतनी ही आसान होगी। यहाँ तक कि ऐसा क्षण भी आ सकता है जब 2 प्रेत आप पर एक साथ हमला कर दें। ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी असंभव है। इस स्थिति में संख्या का कोई खास महत्व नहीं है। जितने ज़्यादा लोग होंगे, समस्याओं की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है कि मुख्यालय दर्जनों प्रेत नियंत्रकों को नहीं बुला सकता? सौम्यजीत बोला। बात बस इतनी है कि ऐसी स्थितियों में जुटाए गए लोगों में से बहुत कम लोग वास्तव में इस काम के लायक होते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनमें जीवित रहने की क्षमता हो, जो मानसिक रूप से स्थिर हों और जिनके पास अलौकिक घटनाओं से निपटने का पर्याप्त अनुभव हो। यदि हम अस्थिर तत्वों को आने दें, तो क्या हमें इन प्रेतों के हमले से सावधान रहना चाहिए या अपने ही सहयोगियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से? इसके अलावा जितने ज़्यादा लोग होंगे, किसी प्रेत का निशाना बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, मृत्यु की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी और परिणामी चेन रिएक्शन उतना ही विनाशकारी होगा। यही कारण है कि प्रेत नियंत्रकों की कोई भी टीम, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, कभी भी 5 सदस्यों से अधिक नहीं होती। हमारा काम इस बार सरल है, उन 5 प्रेतों की दिशा बदलना और उन्हें हॉन्टेड हाउस, मायावी घर की ओर ले जाना। सरल, 5 प्रेतों का मार्गदर्शन करना, वह भी हॉन्टेड हाउस तक। अगर रास्ते में जरा सी भी चूक हुई तो हमारा खेल खत्म समझो। सागर ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे के भाव कुछ भयावह थे। जब सौम्यजीत ने उसे ऐसा कहते सुना तो उसका पहले से ही तेज गुस्सा भड़क उठा। वह तेजी से आगे बढ़ा, सागर का कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोला, अगर तुम्हें मरने से डर लगता है तो यहाँ से दफा हो जाओ। अब मुझसे शिकायत क्यों कर रहे हो? जब तुमने यहाँ खड़े होने का फैसला किया है तो बस योजना का पालन करो। मैं साफ कर दूं, अगर तुमने बाद में कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सौम्यजीत, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सागर डरा नहीं, उसकी खाली चमकही आंखों ने उसे सुन्न होकर देखा। वे सभी ऐसे लोग थे जो विभिन्न भयानक अलौकिक घटनाओं से बचकर निकले थे। भले ही क्षमताओं में अंतर था, लेकिन कोई भी कायर नहीं था। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, सौम्यजीत ने घूरते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, सब शांत हो जाओ। हम सहकर्मी हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्यों लड़ना? सौम्यजीत, सागर पर गुस्सा मत हो। उसकी स्थिति पहले जैसी अच्छी नहीं है। अगर इस बार कुछ अनहोनी होती है तो शायद वह जीवित न बच पाए, इसलिए उसका थोड़ा चिंतित होना स्वाभाविक है। किशन ने बीच बचाव करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। सागर के साथ अक्सर बातचीत करने के कारण किशन अच्छी तरह जानता था कि सागर की वर्तमान स्थिति वाकई अच्छी नहीं थी। भयंकर प्रेतों का पुनरुत्थान एक ऐसा मुद्दा है जिससे कभी बचा नहीं जा सकता। तुम्हारी खराब स्थिति कार्रवाई से इनकार करने का कोई बहाना नहीं है, और क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही हो जो धीरे धीरे भयंकर प्रेतों द्वारा खत्म किए जाने के खतरे का सामना कर रहे हो? सौम्यजीत अडिग रहा और उसने सागर के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई।
क्योंकि यहाँ हर कोई एक ही स्थिति में था, हालांकि शायद कुछ की हालत थोड़ी बेहतर थी। लेकिन जब वास्तव में किसी प्रेत का सामना करना पड़ता है तो कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वह हमले में जीवित बचेगा। सागर का चेहरा ठंडा था। जैसे ही वह बोलने वाला था, वह अचानक रुक गया, उसका सिर थोड़ा मुड़ा और उसने सौम्यजीत के कंधे के पीछे चिंता से देखा। सौम्यजीत को भी कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से सागर को छोड़ दिया और तेजी से पीछे मुड़ा। वे आ गए, किशन ने दबी आवाज में कहा। अचानक पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया और वातावरण दमनकारी रूप से भयानक हो गया। जाहिर है, चाहे वह किसी प्रेत नियंत्रक की कोई सहज वृत्ति हो या उनके शरीर के भीतर प्रकट होने वाली कोई विसंगति, ऐसे संकेतों का मतलब था कि प्रेत करीब आ रहे थे। इस बार यह किसी साधारण अलौकिक घटना से निपटने जैसा नहीं था। पिछली जानकारी से यह पहले ही ज्ञात था कि घोस्ट ड्राइंग के घोस्ट डोमेन से 5 प्रेत बाहर निकल आए थे। इन 5 प्रेतों का विवरण स्पष्ट नहीं था और न ही उनके व्यवहार का कोई निश्चित पैटर्न था। वे नए उभरे हुए प्रेत हो सकते थे या शायद वे एस क्लास की उस अलौकिक घटना का मूल स्रोत भी हो सकते थे जिसे घोस्ट ड्राइंग कहा जाता था। ये भी संभव था कि वे घोस्ट एनवॉयज हों। ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता था और संभव था कि उनसे मिलते ही ये लोग बिना किसी प्रतिरोध के उन भयंकर प्रेतों द्वारा मारे जाएं। इस समय मौखिक विवाद तुच्छ लग रहे थे। तीनों की आंखें टकटकी लगाए सामने की ओर जमी थीं। धुंधली रात केवल दूर से परावर्तित होती एक हल्की रोशनी से प्रकाशित थी। सड़क सुनसान और डरावनी हद तक शांत थी और उनके चारों ओर के हरित क्षेत्रों और जंगलों में एक कीक तक की आवाज नहीं थी, जिससे वहां खड़े रहने मात्र से ही धीरे धीरे बढ़ती वह ठंड और भी अधिक मर्मभेदी महसूस हो रही थी। असली प्रेतों के प्रकट होने से पहले का लाभ उठाते हुए सागर, सौम्यजीत और किशन ने तुरंत पहले से तय योजना के अनुसार तैयारियां शुरू कर दीं। कार्य सरल था, किसी भी कीमत पर प्रेतों को शहर से बाहर रखना और उन्हें प्रवेश करने से पूरी तरह रोकना। मुख्यालय की योजना प्रेतों को ललचाने के लिए घोस्ट कैंडल्स का उपयोग करने और उन्हें एक हॉन्टेड हाउस मायावी घर ले जाने की थी। बैकअप योजना थी परिस्थिति के अनुसार कदम उठाना। क्योंकि प्रेतों का सामना करते समय कुछ भी हो सकता था, प्रेतों को ले जाने की योजना में विफलता का जोखिम भी अधिक था, जिसके लिए उन तीनों को अपने स्वयं के समाधान निकालने की आवश्यकता थी। संक्षिप्त सन्नाटे के बीच खाली सड़क पर स्पष्ट और भारी कदमों की आहट गूंजने लगी। कदमों की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ऐसे वातावरण में वे विशेष रूप से कष्टप्रद लग रही थीं, जैसे हर कदम उन तीनों के दिलों पर पड़ रहा हो और उनका दम घोंट रहा हो। जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, अंत में सड़क के अंधेरे छोर पर एक साथ चलते हुए 5 लोगों की आकृतियां उनकी दृष्टि में दिखाई दीं। वे बेजान लाशों की तरह अकड़कर चल रहे थे, फिर भी उनकी हरकतें आश्चर्यजनक रूप से अजीब थीं, जैसे कि वे 5 कठपुतलियां हों जिनका हर बार पैर उठाना और झूलना बिना किसी विचलन के एक समान था। दूर से देखने पर सौम्यजीत और अन्य लोगों को यद्यपि उन 5 लोगों का अजीब व्यवहार हानिरहित लग रहा था, वे अच्छी तरह जानते थे कि एक बार निशाना बनने पर उनकी मृत्यु अत्यंत विभत्स होगी। कम से कम एक अच्छी खबर है, प्रेतों ने अभी तक घोस्ट डोमेन नहीं बनाया है। मार्गदर्शन की योजना व्यवहार्य हो सकती है, किशन ने कुछ देर देखने के बाद दबी आवाज में कहा। सागर, अब तुम्हारी बारी है। सौम्यजीत ने उसकी ओर मुड़कर देखा। प्रेतों का मार्गदर्शन करने की योजना सागर को ही पूरी करनी थी, क्योंकि उसके पास एक अद्वितीय क्षमता थी जो कुछ परिस्थितियों में किसी भी प्रेत को उस पर हमला करने से रोक सकती थी। केवल तभी सागर घोस्ट कैंडल पकड़कर प्रेतों को ललचा सकता था, कोई और ऐसा प्रयास करता तो वह आत्महत्या करने जैसा होता। सागर स्पष्ट रूप से प्रसन्न नहीं था, उसका चेहरा काला और भयानक था, उसकी आंखों में जीवन के अभाव के कारण और भी अधिक कुटिलता थी। बिना एक शब्द बोले वह धीरे धीरे करीब आती उन 5 भयानक आकृतियों से मिलने के लिए खामोशी से आगे बढ़ गया। एक अज्ञात प्रेत के साथ पहला संपर्क सबसे खतरनाक होता था। लगभग हमेशा प्रेत नियंत्रक इस प्रयास के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते थे। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि प्रेत देखते ही जान नहीं ले लेंगे। फिर भी जैसे ही सागर आगे बढ़ा, उसने अपने कपड़ों के भीतर हाथ डाला। मांस फटने की आवाज के साथ उसका चेहरा पीड़ा से ऐंठ गया। सड़े हुए मांस और अंगों जैसी एक गंध फैल गई, जिसने आसपास के पूरे इलाके को मौत की भारी दुर्गंध से ढक दिया। अगले ही पल उसने अपने शरीर के भीतर से लकड़ी का एक पुराना काला पड़ा हुआ फलक बाहर निकाला, मानो उसे अंदर से चीरकर निकाला गया हो। उस पुराने फलक के बीच में एक अजीबोगरीब श्वेत श्याम तस्वीर थी। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति लगभग सागर जैसा ही लग रहा था। एकमात्र अंतर यह था कि फोटो वाला सागर घायल लग रहा था, उसका आधा चेहरा लटका हुआ था जैसे उसे बेरहमी से फाड़ दिया गया हो। इस तरह की चोट किसी साधारण व्यक्ति की जान ले लेती, लेकिन तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति के चेहरे पर अब भी एक शांत और स्थिर भाव था, जिससे एक डरावनी शांति छलक रही थी।
फलक को दोनों हाथों में पकड़े हुए सागर का हर कदम और भारी होता गया और उसके आसपास मौत की गंध और भी तीव्र हो गई। अंत में पलक झपकते ही फलक पर लगी फोटो वाले व्यक्ति का चेहरा बदल गया, जिसमें अब कोई दोष नहीं था और वह बिल्कुल सागर जैसा दिख रहा था। और सड़क पर चल रहे सागर का आधा चेहरा अब लटका हुआ था, जो अत्यंत विचित्र और भयानक लग रहा था। उस क्षण सड़क पर चलने वाला अब सागर नहीं बल्कि एक असली प्रेत था। अध्याय 529। सागर भी एक बहुत ही विशेष नेक्रोमेंसर था। उसकी विशिष्टता उस व्यक्ति के साथ स्थान बदलने की क्षमता में निहित थी, जिसकी तस्वीर उसके हाथ में मौजूद रूहानी तख्ती पर थी। ये कहना अधिक सटीक होगा कि उसने किसी व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि एक प्रेत के साथ अपनी जगह बदली थी। उस पुरानी और खौफनाक तख्ती के भीतर एक असली प्रेत छिपा था। कोई नहीं जानता था कि उसे ऐसी भयानक वस्तु कहाँ से मिली थी, और न ही कोई यह समझ पाया था कि वह एक नेक्रोमेंसर कैसे बना। वे केवल इतना जानते थे कि उसकी यह क्षमता कुछ खास परिस्थितियों में अत्यंत मूल्यवान थी। तख्ती को दोनों हाथों में थामे आगे बढ़ते हुए सागर अब एक वास्तविक प्रेत में बदल चुका था, जो लगभग किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना कर सकता था। क्योंकि प्रेत मरते नहीं हैं, यहाँ तक कि एस क्लास की अलौकिक घटनाओं का सामना करते हुए भी उसे पूरा विश्वास था कि वह जीवित बच जाएगा। जीवित बचना, इन दो शब्दों के महत्व को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे कुशल नेक्रोमेंसरों के भी प्रेतों के वास्तविक संपर्क में आने पर मारे जाने की उच्च संभावना होती थी, इसलिए जीवन बचाने वाली कोई भी क्षमता अत्यंत अनमोल थी। सौम्यजीत, जो उसके पास खड़ा था, उसने सागर को, जो अब एक प्रेत था, बेहद गंभीर भाव के साथ आगे बढ़ते हुए देखा। वह बस यही आशा कर रहा था कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई दुर्घटना न हो, अन्यथा चीजें बेहद परेशानी भरी हो जाएंगी और काफी संभव था कि वह खुद भी यहीं मारा जाए। बस सावधानीपूर्वक उस प्रेत को दूर ले जाने की जरूरत है जो घोस्ट पेंटिंग से बाहर निकला है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि वह अपने भीतर के प्रेत के पूरी तरह जागने के करीब है, लेकिन जब तक मिशन सफलतापूर्वक पूरा होता है, मुख्यालय निश्चित रूप से सागर की रक्षा करेगा। और प्रेत की शक्ति का केवल एक बार उपयोग करके वह अब भी इसे सहन करने में सक्षम होना चाहिए, किशन ने मन ही मन सोचा। सागर ने ऐसा जोखिम उठाने का साहस इसलिए किया था क्योंकि वह जीवित रहने के एक मौके के लिए लड़ रहा था। जेमिनाई सेड, औरों के विपरीत वह एक ऐसा नेक्रोमेंसर था जिसने दो प्रेतों को वश में कर रखा था और वह एक भयंकर प्रेत के पुनरुत्थान के चरण के करीब था। इसलिए जीवित रहने की इच्छा की कीमत और लागत एक अकेले प्रेत को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक थी। बिना किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के अरूप गुप्ता सागर पर बहुत अधिक संसाधन खर्च नहीं करने वाले थे। उस शांत सड़क पर दूर से आती 5 आकृतियों की डरावनी परछाइयां करीब और करीब आती जा रही थीं। सागर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसका शरीर ठंडा और भयानक था और उसके वजूद से सड़न की दुर्गंध आ रही थी। उसका चेहरा, जो उसके अपने चेहरे से थोड़ा अलग था, जर्जर और हिंसक था, और सबसे विचित्र थी वे धुंधली मृत धूसर आंखें जो सुन्न लग रही थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई व्यक्ति जो बहुत पहले मर चुका हो, वह दुनिया का आकलन कर रहा हो। यदि कोई साधारण व्यक्ति रात में ऐसी आकृति से नजरें मिला ले तो वह जीवन भर के लिए बुरे सपनों में फंस जाएगा। हालांकि एक भयंकर प्रेत की शक्ति का उपयोग करना बिना किसी कीमत के नहीं था। जैसे जैसे प्रेत आगे बढ़ता रहा, रूहानी तख्ती की तस्वीर के भीतर मौजूद सागर तेजी से बीमार दिखने लगा। उसका चेहरा न केवल पीला और रक्तहीन था, बल्कि अब काला भी पड़ने लगा था, मानो सड़ने वाला हो। इसके अलावा सागर के चेहरे पर धीरे धीरे निशान उभरने लगे, जैसे किसी भयानक सत्ता ने उन्हें बेरहमी से नोचा हो। निशान धीरे धीरे बढ़ते गए, लेकिन इसके विपरीत जैसे जैसे तख्ती थामे हुए वह प्रेत आगे बढ़ता गया, उसके चेहरे के निशान गायब होने लगे। वह प्रेत धीरे धीरे सागर का क्षरण कर रहा था। प्रेत के साथ स्थान बदलने की यह क्षमता भी एक कीमत के साथ आई थी। उन दिनों जब सागर की स्थिति अच्छी थी, वह खतरे में होने पर खुद को बचाने के लिए, अन्य प्रेतों के हमलों को सहने के लिए, या यहाँ तक कि अपने क्षतिग्रस्त शरीर के हिस्सों को प्रेत को स्थानांतरित करने के लिए तख्ती से प्रेत को मुक्त कर सकता था, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि वह आसानी से नहीं मरेगा। लेकिन समय बीतने के साथ सागर ने पाया कि तख्ती वाला प्रेत तेजी से उसके जैसा ही होता जा रहा था। हर बार जब वह प्रेत के साथ स्थान बदलता तो प्रेत भी उसके साथ स्थान बदल लेता। अंततः सागर देख सकता था कि वह उस विचित्र रूहानी तख्ती में फंस जाएगा और प्रेत पूरी तरह से उसकी जगह ले लेगा और उससे बाहर निकल आएगा। अगर पिछली बार रोहित की वजह से हवाई अड्डे पर वह हमला न हुआ होता तो मेरी हालत अभी इतनी खराब नहीं होती, सागर ने रूहानी तख्ती की तस्वीर के भीतर रहते हुए ठंडे दिमाग से सोचा और उस हमले को याद किया। वह हमला घातक था। उसके चेहरे पर खरोंच एक दूसरे प्रेत के कारण आई थी। हालांकि चोट छोटी लग रही थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था और सागर आज तक उससे उबर नहीं पाया था।
यहाँ तक कि तख्ती के भीतर का प्रेत भी उसे ठीक करने में असमर्थ था। आमतौर पर यदि उसका हाथ काट दिया जाता या उसका शरीर दर्जनों बार कार से कुचल दिया जाता तो प्रेत के साथ एक बार स्थान बदलने के बाद उसकी चोटें तुरंत ठीक हो सकती थीं। वास्तव में केवल एक प्रेत ही दूसरे प्रेत से निपट सकता है। एक प्रेत का हमला, चाहे क्षति कितनी भी मामूली क्यों न हो, किसी भी पारंपरिक भौतिक साधनों से होने वाली चोटों से कहीं अधिक होता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद घोस्ट पेंटिंग से निकली वे 5 आकृतियां आखिरकार एक बहुत ही खतरनाक दूरी के भीतर आ गईं। चाहे वह सागर हो या तमाशबीन किशन और सौम्यजीत, वे अब उन 5 आकृतियों के पहनावे, रूप और यहाँ तक कि चेहरे के भावों को भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ये तो वही हैं, लेकिन जब उन्होंने उन कुछ जाने पहचाने चेहरों को पहचाना तो तीनों एक पल के लिए हतप्रभ रह गए। उन्होंने पहले यह मान लिया था कि घोस्ट पेंटिंग से निकलने वाली आकृतियां 5 अज्ञात भयंकर प्रेत थे, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में संपर्क करना शुरू किया तो वे ये जानकर स्तब्ध रह गए कि ये 5 व्यक्ति उनके सहकर्मी थे जिन्होंने पहले मुख्यालय की बैठकों में भाग लिया था। ली जुन, अनुपम, अमरीश, करिश्मा, हिरन। सौम्यजीत उन 5 के नाम तक बता सकता था। ये कैसे हो सकता है? किशन के चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। हालांकि वह हैरान था, लेकिन उसे धीरे धीरे स्थिति समझ आने लगी थी। मुख्यालय ने पहले एक ऑपरेशन चलाया था। अब वे 5 लोग इस तरह की विचित्र मुद्रा में उसके सामने प्रकट हुए थे, जिसका परिणाम स्पष्ट था। ली जुन और बाकी लोग खत्म हो चुके थे। अब तक वे शायद पुनर्जीवित बुरी आत्माओं के हाथों मारे जा चुके थे, असली प्रेत बन चुके थे, या संभवतः किसी समझ से परे अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होकर घोस्ट स्लेव्स जैसे बन गए थे। जो भी हो, यह अच्छी खबर नहीं थी। ऐसी टीम को मार गिराया गया। तुम मजाक कर रहे हो? किशन का मुंह बुरी तरह से फड़कने लगा। हालांकि क्रूर वास्तविकता उसके सामने थी, फिर भी वह पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह रोहित से अधिक अनुभवी था और मुख्यालय के प्रमुख प्रेत नियंत्रकों, घोस्ट मैनिपुलेटर्स के बारे में कुछ बातें जानता था। ली जुन की तो बात ही छोड़िए, जो अरूप गुप्ता का निजी अंगरक्षक था और मुख्यालय के उन शुरुआती लोगों में से था जिनके पास अनसॉल्वेबल घोस्ट रियल्म था। और वहाँ अनुपम भी था, जिसका कोडनेम पेपरमैन था, जो रहस्य में डूबा हुआ था, एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति जो उससे भी पुराना था। मुख्यालय में शामिल होने वाले पहले प्रेत नियंत्रकों में से एक और अब भी जीवित था, जिसमें प्रेत पुनरुत्थान का कभी कोई लक्षण नहीं दिखा। अमरीश तो और भी उल्लेखनीय था। कहा जाता था कि उसने जिस भी अलौकिक घटना को संभाला, उसमें वह अंत तक सुरक्षित बचा रहा, जबकि उसके साथ काम करने वाले साथी दर्जनों बार बदल चुके थे। ये कहा जा सकता था कि उनमें से हर एक के पास जीवित रहने का बेहतरीन कौशल था। यदि उनके जैसी टीम पूरी तरह से साफ हो गई, तो किशन को सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी इस स्तर की अलौकिक घटना में जीवित बच सकता है। नहीं, शायद कुछ लोग बच सकते थे। किसी कारण से उस क्षण किशन के दिमाग में एक नाम आया। रोहित, वही जिसका कोड नाम घोस्ट आई था, जिसने अकेले ही हंग्री घोस्ट की घटना को सुलझाया था। कुछ लोग कहते थे कि वह बस भाग्यशाली था और उसे तुक्के में सफलता मिल गई, लेकिन किशन अच्छी तरह जानता था कि अरूप गुप्ता द्वारा एस लेवल के रूप में वर्गीकृत घटना में कोई तुक्का काम नहीं आता। घोस्ट एनवॉय वाला मामला इसका सबसे बड़ा सबूत था। अगर रोहित न होता तो ट्रेनिंग बेस को कुछ ही हताहतों से कहीं ज्यादा का सामना करना पड़ता। बाद में उस ऑपरेशन में शामिल लोग भी शायद पूरी तरह खत्म हो गए होते। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक उसके बगल से सौम्यजीत की गंभीर आवाज आई। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उस माहौल में वह एकदम साफ सुनाई दी। ये सिर्फ ठीक नहीं से कहीं ज्यादा है। वे 5 असली प्रेत बन चुके हैं, उनके हुलिये से धोखा मत खाना। किशन तुरंत वास्तविकता में लौटा और गंभीरता से चेतावनी दी, हम योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ली जुन और बाकी लोग अब इंसान नहीं रहे, लेकिन मेरा मतलब है कि समस्या उनमें नहीं, सागर में है, सौम्यजीत ने कहा। जाहिर है, वह इतना नासमझ नहीं था कि यह सोचे कि उनकी ओर चलकर आ रहे लोग अभी भी जीवित थे। सागर, उसने घोस्ट कैंडल नहीं जलाई है क्या? किशन झटके से चौंक गया और उसने तुरंत अपना ध्यान सागर पर केंद्रित किया। हालांकि वह केवल एक परछाई जैसा दिख रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि सागर के हाथ में जलती हुई घोस्ट कैंडल नहीं थी। जेमिनाई सेड, पिछली योजना के अनुसार उन्हें सफ़ेद घोस्ट कैंडल जलानी थी ताकि घोस्ट पेंटिंग से निकले प्रेतों को ललचाकर दूर ले जाया जा सके और उनके पीछे स्थित जयपुर शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अब सागर की हरकतें रुक गई थीं। धत्तेरे की कुछ गड़बड़ हो गई है। किशन का चेहरा गंभीर हो गया। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। सागर शायद अपने भीतर के प्रेत को नियंत्रित करने की क्षमता खो चुका था, जिसके कारण वह समझौते के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहा। हालांकि सबसे गंभीर मुद्दा यह था कि आगे बढ़ता हुआ सागर उन 5 प्रेतों के संपर्क में आने ही वाला था।
वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसी क्षण एक बिना जले स्ट्रीट लैंप के नीचे रोहित अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी घोस्ट आई एक डरावनी लाल रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी और वह दूर से सब देख रहा था। रोहित शुरू से ही इन लोगों पर नजर रखे हुए था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि घोस्ट पेंटिंग से निकलने वाले प्रेतों के खतरे को जानते हुए भी ये लोग करीब आने का जोखिम क्यों उठा रहे थे। क्या उनके पास कोई तैयारी थी, या शायद वे पहले से ही खतरे में थे? जेमिनाई सेड, अध्याय 530, प्रेत नियंत्रण से बाहर होने लगे हैं। उस पुरानी रूहानी तख्ती पर वह डरावनी तस्वीर जिसमें अब सागर का रूप दिखाई दे रहा था किसी समय बदल गई थी। अब उसमें सदमे, बेचैनी और उस तरह के डर और खौफ के भाव थे जो केवल एक जीवित व्यक्ति में हो सकते हैं। क्योंकि अभी अभी एक प्रेत नियंत्रक के रूप में सागर को यह एहसास होने लगा था कि वह जिस प्रेत को संचालित कर रहा था वह तेजी से अपना नियंत्रण खो रहा है। अतीत में सागर किसी भी समय प्रेत की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता था, यहाँ तक कि जब चाहे प्रेत के शरीर के किसी हिस्से को अपने शरीर से बदल सकता था। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह उस तस्वीर के भीतर कैद हो गया हो और प्रेत के साथ उसका सारा संपर्क पूरी तरह टूट गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेत ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब उसे पुनरुत्थान के लिए एक पात्र के रूप में उस जीवित इंसान की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। एक शक्तिशाली प्रेत का पुनरुत्थान। ऐसा लग रहा था कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर एक ऐसी भयानक समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। नहीं, यह असंभव है। मेरे अनुमान के अनुसार शक्तिशाली प्रेत का पुनरुत्थान इतनी तेजी से नहीं होना चाहिए था। कम से कम एक बार और प्रेत की शक्ति का उपयोग करने में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। तस्वीर में सागर का रूप फिर से बदल गया। उसके चेहरे के निशान लगातार बढ़ते जा रहे थे और उसकी त्वचा का रंग सड़ती हुई लाश की तरह काला पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वही असली प्रेत हो, जबकि वह चीज़ जिसने रूहानी तख्ती को थाम रखा था वह इंसान हो। इस क्षण इंसान और प्रेत की पहचान और स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। सागर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? अगर तुम अभी भी हिल सकते हो तो मुझे कोई जवाब दो, किशन ने कहा। उसे तुरंत आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सामने मौजूद सागर बिना उनकी ओर ध्यान दिए बस आगे बढ़ता रहा। इस सन्नाटे और प्रतिक्रिया की कमी ने किशन के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि अगर इस समय सागर की मृत्यु हो गई होती तो उनके सामने खड़ा व्यक्ति अब उनका साथी नहीं बल्कि एक असली प्रेत होता। संभवतः उसके भीतर के शक्तिशाली प्रेत का पुनरुत्थान हो गया है। सौम्यजीत का चेहरा गुस्से से तंग गया। कमीना कहीं का, ये मुसीबत अभी ही क्यों आनी थी? हमेशा मेरे लिए समस्याएं खड़ी करता है। जब ऐसे साथियों की बात आती है तो किस्मत वाकई मेरा साथ नहीं देती। चूंकि अब स्थिति ऐसी है तो चलिए अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। बोलने के बाद उसने अपने शरीर से एक कैंडलस्टिक क्षमादान निकाला। उस सुनहरे क्षमादान के ऊपर एक पीली सफ़ेद मोमबत्ती थी जो किसी प्रकार की चर्बी से बनी प्रतीत हो रही थी और उससे एक डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। रुको, सागर अभी मरा नहीं है। मैं एक बार फिर उससे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। उसके शरीर के भीतर के प्रेत को दबाने मात्र से वह ठीक हो सकता है। अगर हमने अभी उसे नज़रअंदाज किया तो वह इस बार निश्चित रूप से मारा जाएगा, किशन ने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए तुरंत कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, प्रेत ठीक वहीं है। भले ही तुम उसे पुनरुत्थान की कगार से वापस खींच लाओ, वह अब हमारी मदद नहीं कर पाएगा और तुम्हारा ये तरीका अनपेक्षित बदलाव ला सकता है। सौम्यजीत ने उसके सुझाव को ठुकरा दिया। हम नियंत्रण खोने के परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक प्रेत मार्गदर्शक के रूप में हो या दो, चूंकि सागर अब इसे और सहन नहीं कर सकता तो उसे और उस प्रेत दोनों को यहाँ से दूर ले जाओ। किशन के चेहरे पर हिचकिचाहट थी, फिर भी उसने पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अगर तुम इन प्रेतों को आकर्षित करने वाले व्यक्ति बने तो घोस्ट कैंडल जलाते ही तुम मारे जा सकते हो। सागर के प्रेत के बिना एक साधारण प्रेत नियंत्रक टिक नहीं पाएगा। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सागर था। केवल वही घोस्ट कैंडल जलाने का साहस रखता था क्योंकि वह प्रेतवादित हमलों से नहीं डरता था। दूसरों के लिए घोस्ट कैंडल पकड़ना मौत को दावत देने जैसा था। सौम्यजीत की निगाहें घूमी और उसके दिमाग में तुरंत एक पागलपन भरा विचार आया, अगर मैं दूरी को ठीक से नियंत्रित कर सकूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किशन के आगे कुछ पूछने का इंतजार किए बिना सौम्यजीत तुरंत बाहर की ओर लपका। वह अलौकिक घटनाओं से निपटने के मामले में रोहित जैसा ही था। एक बार जब वह कोई रणनीति सोच लेता तो उसे बिना किसी झिझक के क्रियान्वित करता था। डर और खौफ को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया जाता और परिणाम पूरी तरह से कार्रवाई पर निर्भर करता। सौम्यजीत ने तेजी से काम किया।
थोड़ी दूर आगे दौड़ने के बाद उसने आगे चल रहे सागर को पकड़ लिया। लेकिन अब सागर का संपर्क टूट चुका था और वह अब प्रेत नियंत्रक नहीं रह गया था, बल्कि बहुत संभव था कि वह खुद एक प्रेत बन चुका था। फिर भी सौम्यजीत उस प्रेत के करीब पहुंच गया। ये जोखिम भरा कदम भी एक जुए की तरह था, क्योंकि भले ही सागर के साथ कुछ गलत हुआ हो, वह अभी हाल ही में हुआ था। प्रेत शायद अभी पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ था, इसलिए इस क्षण कार्रवाई करना खतरनाक लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सबसे सुरक्षित था। देर करने पर खतरे का स्तर आसमान छूने लगता। जैसा कि उम्मीद थी, उसका अनुमान सही निकला। जेमिनाई सेड। जैसे ही सौम्यजीत पीछे से सागर के करीब पहुंचा, उसे अपने चारों ओर एक असाधारण ठंडक महसूस हुई और हवा में सड़ते हुए मांस की भारी दुर्गंध घुल गई। इसके अलावा उसे वहां एक जीवित व्यक्ति की मौजूदगी का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अपने कदमों को रोकते हुए उसने सागर के सिर के पिछले हिस्से को गौर से देखा। उसका शरीर पूरी तरह से तनाव में था, वह किसी भी पल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था यदि यह व्यक्ति कोई हरकत करता। अन्यथा वह पलक झपकते ही प्रेत द्वारा मारा जा सकता था। आखिर ऐसे अनगिनत उदाहरण थे जहां प्रेत नियंत्रकों को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का मौका मिले बिना ही प्रेत ने मार डाला था। चूंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो सागर, मुझे खेद है, सौम्यजीत ने मन ही मन कहा और तुरंत अपने हाथ में मौजूद क्षमादान उठा लिया। क्षमादान के एक सिरे पर मोमबत्ती थी और दूसरे सिरे पर एक लंबी सुनहरी सुई। ये डिज़ाइन इसलिए बनाया गया था ताकि क्षमादान को ज़मीन में गाड़ा जा सके और उसे हवा या अन्य दुर्घटनाओं से गिरने से बचाया जा सके। लेकिन सौम्यजीत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस क्षमादान को सीधे सागर के कंधे में घोंप दिया। सुई मांस के भीतर धंस गई और एक घिनौनी गंध बाहर निकली। जो खून निकला वह काला और जमा हुआ था। फिर भी रूहानी तख्ती थामे उस प्रेत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। पहला संपर्क सुरक्षित रहा। इस क्षण सौम्यजीत ने राहत की एक हल्की सांस ली। ऐसा लगा कि सागर के प्रेत के मारने के कुछ अनूठे तरीके थे। इतना करीब जाना और यहाँ तक कि प्रेत को बिना किसी दुष्प्रभाव के सुई चुभा देना अलौकिक घटनाओं में बहुत दुर्लभ था। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि सागर का अभी भी प्रेत पर कुछ नियंत्रण बाकी था। सागर के कंधे में क्षमादान को गहराई से गाड़ने के बाद सौम्यजीत ने तेजी से घोस्ट कैंडल जलाए और पीछे हट गया। किशन तुरंत सौम्यजीत की सोच समझ गया। चूंकि सागर प्रेत को नियंत्रित करने के लिए घोस्ट कैंडल नहीं जला सकता था, इसलिए उन्होंने उसके लिए इसे जला दिया था। जेमिनाई सेड। लेकिन अब सौम्यजीत आगे क्या करने वाला था? आखिरकार सागर अब तक अनियंत्रित हो चुका होगा। हालांकि इस क्षण अगला कदम अब चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि घोस्ट कैंडल जलाई जा चुकी थी। मोमबत्ती की डरावनी लौ उठी और ये लौ काली थी। पहले से ही धुंधला परिवेश मोमबत्ती की रोशनी के कारण और भी गहरा हो गया। हर तरफ काली परछाइयां फड़कने लगीं, मानो आग की रोशनी से बनी परछाइयों के भीतर अनगिनत भयानक चीजें छिपी हों जो रूह कंपा देने वाला डर पैदा कर रही थीं। मोमबत्ती की रोशनी में अपने कंधे पर मोमबत्ती लिए सागर की आकृति एक भयावह साए में बदल गई। क्या ये काम आएगी? पीछे हटे सौम्यजीत ने अंधेरे में धुंधली दिख रही 5 भयानक आकृतियों को गौर से देखा। क्या घोस्ट कैंडल एक ही बार में 5 प्रेतों को आकर्षित कर पाएगी? आखिरकार यह एक एस लेवल की अलौकिक घटना थी और प्रयोगशाला में निर्मित उत्पाद शायद वांछित प्रभाव प्राप्त न कर सके। लेकिन ऐसा लगा कि किस्मत वापस लौट रही है। सौम्यजीत और किशन ने देखा कि घोस्ट कैंडल से बनी धुंधली और गहरी रोशनी की वजह से सड़क पर जो परछाइयां पड़ रही थीं, वे मानो पाताल लोक का रास्ता बना रही हों। वे 5 धुंधली डरावनी आकृतियां धीरे धीरे परछाइयों से बने उस मनहूस रास्ते पर चलने लगीं और वे इस रास्ते के सहारे सागर की स्थिति की ओर बढ़ने लगीं। सफलता मिली। 5 प्रेतों को ललचाकर यहाँ बुला लिया गया है, सौम्यजीत ने उस पल कुछ उत्साह के साथ कहा। इस प्रकार योजना आधी सफल हो गई थी और सबसे खतरनाक संपर्क से बचा जा चुका था। सागर, जो पहले ही एक प्रेत बन चुका था, उसे आगे रखकर वे दोनों सुरक्षित रह सकते थे। भले ही हम योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सागर के प्रेत का उपयोग करें, लेकिन सागर के नियंत्रण के बिना वे 5 प्रेत अपेक्षित मार्ग का पालन नहीं करेंगे, किशन ने दबी आवाज में कहा। उसने भी अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली थीं। वह बेहद घबराया हुआ था। अब सागर के प्रेत के पुनरुत्थान के बारे में चिंता करने का समय नहीं था, बल्कि यह सोचने का था कि कैसे दृढ़ता से योजना को पूरा किया जाए और सफलता प्राप्त की जाए। अब जबकि वह प्रेत बन चुका है, उससे निपटना आसान है। सागर के प्रेत को आगे ले जाने के लिए बस एक और घोस्ट कैंडल का उपयोग करो, सौम्यजीत ने दांत पीसते हुए कहा। हम सागर का मार्गदर्शन करेंगे और सागर अपने पीछे उन 5 प्रेतों का मार्गदर्शन करेगा। जब तक कुछ अनपेक्षित नहीं होता, ये योजना सफल होनी चाहिए।
बोलने के बाद वह किशन की ओर मुड़ा और उसे एक सफ़ेद घोस्ट कैंडल थमा दी। ये तुम्हारा काम है कि पहली घोस्ट कैंडल जलती रहे, किशन ने मोमबत्ती लेते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता है कि इस बार हम तीनों को अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं होगा, अन्यथा हम इतने सारे प्रेतों के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। घोस्ट कैंडल थामे हुए सागर का प्रेत सुरक्षित था, लेकिन किशन के लिए स्थिति अलग थी। फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। मार्गदर्शक के रूप में उसे जिस खतरे का सामना करना था वह बहुत बड़ा था, लेकिन सौम्यजीत के लिए भी जोखिम कम नहीं था, जिसे ये सुनिश्चित करना था कि प्रेत के शरीर पर मौजूद मोमबत्ती की लौ बुझने ना पाए, क्योंकि घोस्ट कैंडल जलकर खत्म भी हो सकती थी। जेमिनाई सेड, अब और बातें करने का समय नहीं बचा है। वे प्रेत सागर के करीब पहुंचने ही वाले हैं और हमें उन्हें एक निश्चित दूरी पर रखना होगा, वरना अगली बार जब मैं घोस्ट कैंडल बदलूंगा तो शायद मैं मारा जाऊंगा, सौम्यजीत ने घबराते हुए कहा। तो फिर चलते हैं, किशन अब और नहीं हिचकिचाया, उसने अपने दांत भींचे और तुरंत घोस्ट कैंडल लेकर आगे बढ़ गया। अगले ही पल उस धुंधले रास्ते पर एक और घोस्ट कैंडल जलाई गई। किशन ने उस डरावनी सफ़ेद मोमबत्ती को अपने सिर के ऊपर पकड़ रखा था ताकि उसकी रोशनी में कोई बाधा न आए और वह सागर को आकर्षित कर सके। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद उसके माथे पर पसीना आ गया था और डर उस पर हावी हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर का सारा तापमान खत्म हो गया हो। आखिरकार उसे प्रेतों के एक समूह का मार्गदर्शन करना था। एक मार्गदर्शक के लिए किसी भी समय प्रेत द्वारा मारा जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पहली बार घोस्ट कैंडल जलाना सबसे खतरनाक होता है। अगर सागर के पीछे वाले प्रेत उसे पार करके मेरी तरफ आ गए तो मेरा खेल खत्म है, किशन ने मन ही मन सोचा। वह स्थिति जांचने के लिए पीछे मुड़कर देखने के मोह को रोक नहीं पा रहा था। सौम्यजीत ने उसे तुरंत टोका, पीछे मत देखो, क्या तुम मरना चाहते हो? पांचों प्रेत और सागर सब तुम्हारे पीछे तुम्हें ही देख रहे हैं। क्या होगा अगर तुम मुड़े और किसी प्रेत ने तुम्हें देख लिया, जिससे उसकी हत्या की शर्त सक्रिय हो जाए? अभी स्थिति ठीक है, कम से कम तुम ये तो कह सकते हो कि उन्होंने तुम पर हमला नहीं किया है। इसी स्थिति को बनाए रखो और कोई भी दूसरी हरकत मत करो। इसी क्षण उससे कुछ ही दूरी पर सड़क पर रूहानी तख्ती थामे उस प्रेत ने अपना रुख बदल लिया था। उसका पीला सुन्न चेहरा किशन की ओर था और उन खोखली भावहीन आंखों में एक अवर्णनीय विचित्रता थी। वह डरावनी निगाह किशन के सिर के ऊपर जल रही घोस्ट कैंडल की लौ पर टिकी हुई लग रही थी। और इस प्रेत के पीछे घोस्ट पेंटिंग्स से निकले अन्य लोग, लीजोन, अमरीश, अनुपम और बाकी सब सागर के कंधे पर रखे क्षमादान की मोमबत्ती की रोशनी की ओर आकर्षित हो रहे थे। मार्गदर्शक किशन, बीच में प्रेत बना सागर और अंत में वे पांच प्रेत। इस समय मोमबत्ती की रोशनी ने इन तीनों के बीच एक नाजुक संतुलन बना दिया था। सत्यानाश हो, किशन ने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग फटा जा रहा है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है। सिर्फ इसके बारे में सोचना ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। 5 प्रेत नहीं, 6 प्रेत इस समय पीछे से उसे घूर रहे थे और ये तो बस शुरुआत थी। अब से प्रेतों का ये समूह इस कार्य के अंत तक उसके पीछे पीछे चलने वाला था। जेमिनाई सेड, सामने लंबी सड़क को देखते हुए किशन ने कुछ निराशा महसूस की और सोचा, क्या मैं सच में जिंदा बच पाऊंगा? किशन, अब सड़क पर निकलने का समय आ गया है, सौम्यजीत ने फोन पर फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम एक बार भी कुछ शुभ नहीं बोल सकते? किशन का मुंह बुरी तरह फड़कने लगा। डर और अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण उसे महसूस हुआ कि उसके कदम डगमगा रहे हैं। अपने जीवन में पहली बार उसे एहसास हुआ कि पैरों को आगे बढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह हिला, उसके पीछे मौजूद सागर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। और जब सागर आगे बढ़ा तो अंत में मौजूद वे 5 प्रेत भी चल पड़े। कितनी पागलपन भरी कार्ययोजना है। शुक्र है कि इन प्रेतों के पास कोई घोस्ट डोमेन नहीं है, वरना हम सब मारे जाते। रोहित एक सुनसान स्ट्रीटलाइट के नीचे से उस जगह प्रकट हुआ जहां कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी बेचैन घोस्ट आई गोल गोल घूमी और उसने किशन, सौम्यजीत और सागर को जाते हुए देखा। लेकिन अंततः योजना सफल रही। सौम्यजीत का मिजाज भले ही अच्छा ना हो, लेकिन वह प्रतिभाशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जयपुर मुख्य शहर के प्रमुखों में से एक है। उसकी अनुकूलन क्षमता वास्तव में काबिले तारीफ है। चूंकि वह इसे अच्छी तरह संभाल सकता है, तो मैं उनके पीछे सफाई करने की मुसीबत से बच जाऊंगा। भले ही बाद में ऑपरेशन विफल हो जाए, जब तक प्रेत शहर में दिखाई नहीं देते तब तक सब ठीक है, रोहित ने उदासीनता से सोचा। अगर प्रेत शहर में नहीं आते तो वे किसी बड़ी घटना का कारण नहीं बनेंगे।
जंगल या उजाड़ इलाकों में घेराबंदी करना ही पर्याप्त होगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार घोस्ट एनवॉय के मामले में किया गया था। अध्याय 531 आपके बगल में मंडराता खतरा। धुंधली रोशनी वाली सड़क पर एक डरावनी आभा बिखेरती मोमबत्ती की लौ की एक छोटी सी पुंज उसकी ओर तैरती हुई आ रही थी, जिसे दूर से किसी ने अपने सिर के ऊपर पकड़ रखा था और वह धीरे धीरे करीब आ रही थी। रात की ठंडी हवा के झोंकों से मोमबत्ती की लौ अनिश्चित रूप से डगमगा रही थी, मानो वह किसी भी क्षण बुझ जाएगी। फिर भी न जाने क्यों, हर बार जब वह बुझने वाली होती, लौ हठपूर्वक फिर से जल उठती। किशन इस समय अकेला चल रहा था और उसके सामने की सड़क आगे अंधेरी गहराइयों में अनंत तक फैली हुई लग रही थी। अपने सिर के ऊपर घोस्ट कैंडल थामे हुए वह अपने पीछे मौजूद विशाल और हलचल भरे जयपुर शहर से तेजी से दूर होता जा रहा था। लेकिन इस समय उसका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अभी कुछ ही दूर चलने के बाद किशन का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। अत्यधिक तनाव के कारण उसका शरीर उसकी आज्ञा मानना बंद करने लगा था और कुछ हद तक अकड़ गया था। ये स्थिति इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि वह एक अकल्पनीय दबाव झेल रहा था। दबाव का स्रोत उसके सिर के ऊपर टिमटिमाती असुरक्षित मोमबत्ती नहीं थी, बल्कि उसके पीछे से आ रहे भारी और कड़े कदमों की आहट थी। प्रेत शुरू से अंत तक किशन का पीछा कर रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और न ही अनावश्यक आवाज करने का साहस जुटा पाया, यहाँ तक कि वह शरीर की किसी भी फालतू हरकत से जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे चल रहे प्रेत के मारने का तरीका क्या है। एक बार वास्तव में निशाना बनने के बाद किशन अच्छी तरह जानता था कि वह प्रेत के हमले को सहन नहीं कर पाएगा। भले ही वह एक प्रेत नियंत्रक था, लेकिन उसे मौके पर ही मार डालने के लिए कुछ सेकंड ही काफी थे। किशन, हिम्मत मत हारना, जैसे ही घोस्ट कैंडल खत्म होगी कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। अभी बस इसी सड़क पर सीधे चलते रहो। एक आवाज सुनाई दी। किसी ने तुम्हारे लिए घोस्ट डोमेन के बीच से रास्ता बना दिया है, तुम्हें चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। योजना बहुत सफल रही है। प्रेत लगातार तुम्हारा पीछा कर रहा है। सौम्यजीत का तरीका बहुत प्रभावी है। सागर को एक माध्यम के रूप में उपयोग करने से घोस्ट कैंडल का इस्तेमाल करते समय तुरंत मारे जाने का जोखिम वास्तव में कम हो जाता है। सैटेलाइट फोन से एक के बाद एक कई अपरिचित आवाजें आईं। मुख्यालय को योजना की सफलता के बारे में पहले से ही पता था। भले ही वहां आसपास एक भी इंसान नहीं था, लेकिन विभिन्न तैयारियां कर ली गई थीं। जब तक किशन इसी तरह चलता रहेगा, योजना सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। अगर अब कोई बाधा आती भी है, तो भी योजना का अधिकांश हिस्सा सफल ही माना जाएगा, क्योंकि खतरा पहले ही शहर से दूर जा रहा था। ऐसा लगता है कि इस बार अब और कोई अनपेक्षित दुर्घटना नहीं होगी। बस उस चीज को दूर ले जाओ और अभी के लिए उसे रोकने के बारे में मत सोचो, अधीरा ने कॉन्फ्रेंस रूम में घटनास्थल से आ रही तस्वीरों को देखते हुए और सौम्यजीत की रिपोर्ट सुनते हुए कहा, और अंत में राहत की सांस ली। बोलने के बाद वह अरूप गुप्ता की ओर मुड़ा। इस बार हम अरूप गुप्ता के प्रस्ताव के बहुत ऋणी हैं। ये जोखिम भरा था, लेकिन सौभाग्य से बिना किसी दुर्घटना के सब ठीक हो गया। इस बात की संभावना कम है कि सागर इस घटना में जीवित बचेगा। अरूप गुप्ता ने कोई सीधा जवाब न देते हुए केवल इतना कहा। अधीरा की आंखें थोड़ी टिमटिमाईं। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजों के साथ अनिवार्य रूप से बलिदान जुड़े होते हैं। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं है, अरूप गुप्ता ने असामान्य रूप से शांत भाव से कहा। उनकी नज़र में एक प्रेत नियंत्रक की मृत्यु का कोई विशेष महत्व नहीं था, खासकर सागर जैसे व्यक्ति का जो समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता था। अरूप गुप्ता को सागर के पास मौजूद उस वस्तु में दिलचस्पी है, सही कहा ना? टीम लीडर रूबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह विशेष रूहानी तख्ती। भले ही उससे एक प्रेत जुड़ा हो, फिर भी यह एक काफी विशेष वस्तु है, जिसमें आमतौर पर एक निश्चित नियंत्रण क्षमता होती है, जो शोध के लायक है। अरूप गुप्ता ने इससे इनकार नहीं किया और सीधे कहा, मुझे हमेशा से सागर के पास मौजूद उस रूहानी तख्ती में बहुत दिलचस्पी रही है। उसकी सामग्री काफी विशेष है। विशेष? सलाहकार अरविंद, जिन्होंने अपना अखबार एक तरफ रख दिया था, ने उत्सुकता से देखते हुए टिप्पणी की, ये काफी साधारण होनी चाहिए। आखिरकार ऐसी वस्तुओं का विशेष पहलू उनकी सामग्री में नहीं होता। मैंने उस रूहानी तख्ती के डेटा की समीक्षा की है, वह काफी सामान्य लकड़ी से बनी है। बिल्कुल, अरूप गुप्ता ने स्वीकार किया, लेकिन घोस्ट कॉफिन प्रेत ताबूत के सामने आने के बाद सागर के हाथों में मौजूद वह रूहानी तख्ती असामान्य हो गई। रोहित ने हुआंगागांग गांव का दौरा किया था, उसने मूल घोस्ट कॉफिन देखा था, और उस समय ताबूत के सामने एक रूहानी तख्ती भी थी, जिस पर एक फोटो थी। फोटो में मौजूद चित्र की रिपोर्ट दी गई थी और ऑपरेटर पूनम ने उस चित्र वाले व्यक्ति की तलाश भी की थी। बेशक, वास्तविकता में उस चित्र वाले व्यक्ति को ढूंढना असंभव है, क्योंकि वह शायद प्रेत का रूप था
और हुआंगगान गांव की वह रूहानी तख्ती केवल घोस्ट डोमेन के भीतर की एक चीज थी, असली नहीं। हालांकि घोस्ट डोमेन का स्वरूप किसी वास्तविक चीज की ओर संकेत करता होगा, इसलिए हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक समय में किसी विशेष कालखंड के दौरान ऐसी रूहानी तख्ती को घोस्ट कॉफिन के सामने रखा गया था। ताबूत, रूहानी तख्तियां, प्रेतों के चित्र, लगभग एक जैसी सामग्री, एक ही युग के उत्पाद। मैं ऐसे संयोगों में विश्वास नहीं करता। विशेष रूप से अलौकिक घटनाओं के मामले में उन्होंने अपनी बात जारी रखी। इस याद दिलाने ने वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे के भाव बदल दिए। साथ ही पहले चर्चा किया गया एक विषय उनके दिमाग में कौंध गया। घोस्ट पहेली। अलौकिक घटनाओं की शुरुआत में प्रेतों की उत्पत्ति हमेशा खंडित वस्तुओं से जुड़ी होती थी, जैसे कि अधूरे साए, अधूरे सिर, टूटे हुए अंग। ये घटनाएं सीमित खतरे वाली थीं और इन्हें सुलझाना अपेक्षाकृत आसान था। लेकिन अब जैसे जैसे भयावहता बढ़ती गई, वे अधूरे प्रेत और अधिक पूर्ण होते जा रहे थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि असली प्रेत शायद बिखर गया होगा और इस दुनिया में खंडित रूप में प्रकट हो रहा होगा। बेशक इस परिकल्पना के पास प्रमाण के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि इसमें शामिल घटनाएं बहुत जटिल और अक्सर समझ से परे थीं, जिन्हें केवल अटकलों और सही सबूतों के आधार पर प्रमाणित करना असंभव था। यदि दोनों के बीच कोई संबंध है, तो सागर को इस ऑपरेशन में शामिल करना एक गलती हो सकती थी, रूबल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस तरह के उच्च स्तरीय आयोजन के सामने जितना संभव हो सके किसी भी दुर्घटना से बचना महत्वपूर्ण था। नहीं, इसी वजह से मैंने सुझाव दिया था कि सागर इस ऑपरेशन में हिस्सा ले, अरूप गुप्ता ने कहा। उनके चेहरे के भाव अब भी शांत थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि उनके मन में कोई अलग विचार चल रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ विशेष घटित होते हुए देखूंगा, अधीरा ने गंभीरता से कहा। तो क्या आपको लगता है कि सागर का नियंत्रण खोना इससे संबंधित है? सामान्य परिस्थितियों में ऑपरेशन के दौरान सागर का नियंत्रण खोना असंभव लग रहा था, लेकिन इस बार एक अपवाद हुआ। क्या यह अरूप गुप्ता की कोई जानबूझकर की गई गणना थी, या यह उनका सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया कोई प्रयोग था, या शायद घोस्ट कॉफिन की सफल प्राप्ति और सागर के हाथों में मौजूद रूहानी तख्ती ने प्रोफेसर अरूप गुप्ता के मन में एक नई शोध रुचि जगा दी थी, जिससे उन्होंने स्वेच्छा से सागर को इस ऑपरेशन में कुर्बान होने दिया। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी, जेमिनाई सेड। लेकिन यदि अरूप गुप्ता ने अपने मूल्य के आकलन के दौरान सागर की उपयोगिता को अपर्याप्त समझा होता, तो इस तरह के परिणाम की संभावना फिर भी बनी रहती। बिल्कुल वैसे ही जैसे हुआंगगान गांव में रोहित और उसके साथी लगभग मौत के मुंह में पहुंच गए थे। अरूप गुप्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे बस खामोश रहे। अभी इस पर चर्चा करने का सबसे अच्छा समय नहीं है। चूंकि ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए उन्हें बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि वे सभी अभी भी जीवित हैं। अधीरा के चेहरे के भाव थोड़े बदले और वे तुरंत खड़े हो गए। चलिए बैठक को अभी यहीं रोकते हैं। प्रोफेसर अरूप गुप्ता और मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं। इतना कहकर वे और अरूप गुप्ता उठे और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए। महेश बाबू के नाम से जाने जाने वाले वृद्ध भी उनके साथ चले गए। वाकई उन्होंने लोगों को बचाने के लिए कुछ आकस्मिक योजनाएं तैयार कर रखी थीं। प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने निश्चित रूप से इस ऑपरेशन में शामिल जोखिमों का अनुमान लगा लिया होगा। रूबल ने उन्हें जाते देख मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा। प्रेत नियंत्रकों की एक विशिष्ट टीम के खत्म होने की कीमत कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या इसीलिए घोस्ट पेंटिंग की घटना को एस लेवल की श्रेणी में नहीं रखा गया था? इस ऑपरेशन के लिए प्रोफेसर अरूप गुप्ता की योजना काफी सोच समझकर बनाई गई होगी, अरविंद ने कहा। रूबल ने सागर के बारे में सोचा और उसकी निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा सोच लिया है। कौन जानता है कि वे क्या कर रहे हैं? घोस्ट कॉफिन और रूहानी तख्तियों के बारे में हालिया बातचीत शायद केवल हमारे कानों के लिए थी, वास्तविक उद्देश्य शायद कोई नहीं जानता। आखिरकार जानकारी या बुद्धि, दोनों ही मामलों में हम उनके बराबर नहीं हैं। प्रोफेसर अरूप गुप्ता की पीठ पीछे बुराई करना अच्छी बात नहीं है, किसी ने टिप्पणी की। उनकी नज़र में आना उससे भी बुरा है। मुझे लगता है कि एकमात्र व्यक्ति जो उनसे निपटने की हिम्मत रखता है, वह रोहित हो सकता है। आखिरकार रूबल ने वाक्य बीच में ही छोड़ दिया। रोहित और अरूप गुप्ता के बीच की पुरानी शत्रुता को न उठाना ही बेहतर था। भूमिगत तिजोरी। इसी समय जमीन के नीचे गहराई में एक विशेष स्थान पर, यह वह जगह थी जहां कुछ अलौकिक वस्तुएं रखी गई थीं, जहां रोहित पहले भी जा चुका था। अधीरा, अरूप गुप्ता और महेश बाबू इस जगह के एक छोटे से कमरे में पहुंचे। जेमिनाई सेड। गहरे पीले कांच की खिड़की के पार अंदर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा रखा हुआ देखा जा सकता था। उस दरवाजे को जंजीरों से पूरी तरह लपेटकर जकड़ा गया था। हालांकि फर्श पर खड़ा वह दरवाजा बीच बीच में थोड़ा काम उठता था,
मानो उसके पीछे से कोई चीज़ बाहर निकलने के लिए जोर लगा रही हो। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, महेश बाबू, अधीरा ने कहा, जिसने दरवाजे का ताला खोलने में कुछ समय लगाने के बाद गंभीरता से बात की। ही, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक मामूली सी बात है, महेश बाबू ने कमरे में दाखिल होते हुए धीरे से हंसकर कहा। जैसे ही वे अंदर गए, अधीरा ने तुरंत उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर मौजूद उस लकड़ी के दरवाजे का कोड नाम घोस्ट गेट प्रेत द्वार था और यह एक अत्यंत खतरनाक वस्तु थी। लेकिन खतरनाक वस्तुएं भी भारी मूल्य रख सकती हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। उस छोटे से कमरे में अब महेश बाबू ने अपनी छड़ी का उपयोग करके लकड़ी के दरवाजे पर लिपटी जंजीरों को इत्मीनान से हटाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बंधन कम होते गए, दरवाजे के दूसरी तरफ से होने वाला कंपन और तेज होता गया। ऐसा लग रहा था मानो वह दरवाजा किसी भी क्षण खुलने के लिए उतावला हो। ये पहली बार है जब हम इतनी खतरनाक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ भी अनपेक्षित नहीं होगा, अधीरा ने कुछ चिंता के साथ कहा। किसी भी चीज़ में हमेशा दुर्घटना की संभावना होती है, कोई भी 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा। इन प्रेतवाधित चीज़ों से निपटने में स्वाभाविक रूप से जोखिम शामिल है। समय निर्धारित करने के लिए तैयार हो जाए, हम ठीक 16 मिनट में पहली बार दरवाजा खोलेंगे। अधीरा ने अपनी घड़ी देखी और तुरंत समय नोट कर लिया। 16 मिनट की उल्टी गिनती तुरंत शुरू हो गई और कमरे में महेश बाबू दरवाजे से जंजीरें हटाने का काम लगभग पूरा कर चुके थे। भले ही अभी 10 मिनट से अधिक का समय बाकी था, अधीरा ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की, उसकी नज़र लगातार अपनी घड़ी पर टिकी थी। वैसे जब यहाँ कोई और नहीं है तो एक ऐसी बात है जिसके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए, अरूप गुप्ता अचानक बोले। ऐसी क्या बात है जिस पर इस समय चर्चा करने की आवश्यकता है? अरूप गुप्ता ने कहा, मैं इसे कॉन्फ्रेंस टेबल पर उठाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि वह बहुत खतरनाक होगा। वहाँ बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं और मैं आप पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करता। मुझे जोखिम उठाकर केवल आपको बताना होगा, उस तरह से यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अगर यह इतना गंभीर है तो मुझे बताए, अधीरा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। अरूप गुप्ता ने छोटे कमरे में लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा और धीरे से कहा, अरविंद के साथ कोई समस्या है? इसका क्या मतलब है? अधीरा ने कुछ हैरान होकर पूछा। अरूप गुप्ता ने उत्तर दिया, अरविंद के साथ समस्या स्वयं उसकी है। मुझे संदेह है कि किसी प्रेत ने उस पर आक्रमण किया है, उसके शरीर पर नहीं बल्कि यहाँ। बोलते हुए उन्होंने अपने सिर की ओर इशारा किया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या इसका कोई प्रमाण है? अधीरा की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। कार्य में एक गलती के बाद उसे ट्रेनिंग बेस पर रिसेप्शनिस्ट के रूप में फिर से तैनात किया गया था और उसके तुरंत बाद मेरी प्रयोगशाला मुसीबत में पड़ गई। आपातकाल के कारण मैंने उस समय इस पर ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि क्या होगा यदि घोस्ट कॉफिन की खराबी कोई दुर्घटना नहीं थी। दूसरे शब्दों में, किसे पता था कि मैं उस समय लैब से बाहर गया था और किसके पास सीधे वहां घुसपैठ करने की क्षमता थी? मेरे साथ संपर्क में रहने वाले एकमात्र लोग ली जुन, रोहित, अरविंद और ट्रेनिंग बेस के कुछ सुरक्षा गार्ड थे। लेकिन सुरक्षा गार्ड घोस्ट कॉफिन की घटना में मारे गए, इसलिए वे संदिग्ध नहीं हो सकते। एकमात्र संभावित संदिग्ध वे 3 लोग हैं, क्योंकि उनका न केवल मेरे साथ संपर्क था बल्कि वे घोस्ट कॉफिन की घटना में भागीदार भी थे, अरूप गुप्ता ने समझाया। आपको रोहित पर कोई संदेह नहीं है? अधीरा ने पूछा, उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए थे। अगर मैं कहूं कि वह संदिग्ध है, तो आप उपमंत्री होने के नाते सोच सकते हैं कि मैं दूसरों के माध्यम से पुराने हिसाब चुकता करने की कोशिश कर रहा हूं, खासकर तब जब हमारा इतिहास कुछ अप्रिय रहा है, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा। दुर्भाग्य से वह सबसे कम संभावित संदिग्ध है, यहाँ तक कि मेरे स्वयं के भ्रष्ट होने की संभावना से भी कम। तो आप ये सुझाव दे रहे हैं कि हमारे मुख्यालय में किसी प्रेत ने घुसपैठ की है? अधीरा ने दांत पीसते हुए कहा। अभी तक यह अनिर्णायक है, ये सिर्फ एक सिद्धांत है, अरूप गुप्ता ने उत्तर दिया। मैं इस तरह की चीज़ों से निपटने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, इसलिए यह आप पर, उपमंत्री जी, निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय लेते हैं और स्थिति को कैसे संभालते हैं। आखिरकार, अगर इसे गलत तरीके से संभाला गया तो यह एक आपदा का कारण बन सकता है। मेरा शोध जारी रहना चाहिए और मैं इस झमेले में नहीं पड़ सकता। इसके अलावा अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। समय देखिए, पहली बार दरवाजा खोलने का क्षण करीब आ गया है। गहन चिंतन में डूबा अधीरा अचानक वास्तविकता में वापस आया। उसने तुरंत अपना ध्यान अपनी घड़ी पर केंद्रित किया और महेश बाबू द्वारा पहली बार घोस्ट गेट खोलने का इंतजार करने लगा। जेमिनाई सेड, अध्याय 532। इस कमरे में रखा वह पुराना लकड़ी का दरवाजा देखने में बहुत साधारण लग रहा था,
लेकिन वास्तव में यह विचित्रता और समझ से परे भयावहता से भरा हुआ था। अधीरा को आज भी वह भारी कीमत अच्छी तरह याद थी जो घोस्ट गेट कोडनेम वाली घटना को सुझाने के लिए चुकानी पड़ी थी। यदि उसे यह ख्याल न होता कि कभी कभी यह वस्तु मददगार साबित हो सकती है, तो वह इस लकड़ी के दरवाजे को यहाँ रहने की अनुमति कभी नहीं देता। उसने बहुत पहले ही इसे पूरी तरह सील कर दिया होता। 4 मिनट और उसने अपनी घड़ी के समय को एकटक देखा। पिछली योजना में तय किया गया समय आने ही वाला था। 4 मिनट के बाद कमरे में मौजूद महेश बाबू पहली बार घोस्ट गेट खोलेंगे। इस बार इस द्वार को खोलने का उद्देश्य सीधा था, ली जुन, अमरीश, अनुपम और अन्य लोगों को उस अज्ञात स्थान से वापस लाना जहां वे फंसे हुए थे। ... हालांकि अब तक उनका उस समूह से संपर्क टूट चुका था और यह संदेह था कि उनके पुनरुत्थान के बाद बाहर प्रतिशोधी प्रेत प्रकट हुए थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि घोस्ट पेंटिंग से निकले वे 5 प्रेत वास्तव में वही लोग थे। क्या होगा अगर वे नहीं हुए तो? जब तक वह संभावना बनी हुई थी, ऑपरेशन रद्द नहीं किया जा सकता था। द्वार खोलने के अधिकतम 3 अवसर मिलेंगे। दूसरी बार द्वार पहले के 10 मिनट बाद खोला जाएगा और तीसरी बार दूसरे के आधे घंटे बाद। यदि इन 3 बार द्वार खुलने के बाद भी वे वापस नहीं लौटे। अधीरा का दिल बेचैन था। बिना ली जुन और दूसरों को वापस लाए घोस्ट गेट खोलने के 3 मौके ये साबित करने के लिए पर्याप्त होंगे कि वे वास्तव में मर चुके हैं। भले ही वे मरे न हों, फिर भी बचाव अभियान रद्द कर दिया जाता। आखिरकार घोस्ट गेट खोलना एक बहुत बड़ा जोखिम था और वे अभी भी जीवित हैं इस संभावना पर अंतहीन जुआ खेलना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जल्द ही योजना में निर्धारित वापसी का पहला समय आ गया। महेश बाबू, समय हो गया है। मन ही मन 10 तक गिनती गिने और फिर द्वार खोल दें, अधीरा ने आदेश दिया। महेश बाबू का चेहरा झुर्रियों से भरा था, उनकी त्वचा पर उम्र के निशान थे और उनकी धुंधली निगाहों में एक अजीब सी गंभीरता तैर रही थी। घोस्ट गेट, यह उन गिनी चुनी चीज़ों में से एक थी जिसे लेकर वे अनिश्चित महसूस करते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि एक बार ये द्वार खुलने के बाद उसके पीछे से क्या निकलेगा। लेकिन सबसे अधिक संभावना इसी बात की थी कि वहां से प्रेत ही प्रकट होंगे। मन ही मन 10 तक गिनने के बाद महेश बाबू ने अपना हाथ दरवाजे के पटल पर रखा। दरवाजा खुरदरा और बर्फीला ठंडा था। लकड़ी के दरवाजे के दूसरी तरफ से एक बेचैन कर देने वाला कंपन महसूस हो रहा था और कोई भी लकड़ी पर नुकीले नाखूनों के रगड़ने की हल्की आवाज़ सुन सकता था। हालांकि हकीकत यह थी कि उस लकड़ी के दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं था, वह बस फर्श पर सीधा खड़ा था। उस पुराने लकड़ी के दरवाजे में कोई हैंडल नहीं था, इसलिए महेश बाबू को उसे खोलने के लिए पटल को ही खींचना पड़ा। इसमें बहुत मेहनत नहीं लगी, बस एक कोमल खिंचाव ही काफ़ी था। अचानक दरवाजे के पीछे से एक शक्तिशाली बल आता हुआ महसूस हुआ। ये बल दरवाजे के पटल से इतनी जोर से टकराया कि आधा खुला दरवाजा एक धमाके के साथ पूरा खुल गया। देखते ही देखते एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। महेश बाबू ने अपनी आंखें सिकुड़ी और सहज रूप से एक कदम पीछे हट गए। खुलने के बाद घोस्ट गेट की जो स्थिति थी वह अब वहां मौजूद कुछ लोगों के सामने पूरी तरह स्पष्ट थी। वह स्याही जैसा घना अंधेरा था, किसी पाताल की गहराई या शायद नर्क के प्रवेश द्वार जैसा। चाहे आप अपनी आंखें कितनी भी फाड़ लें या कितनी भी तेज रोशनी डालें, उस अंधेरे के भीतर छिपी किसी भी चीज़ को देखना असंभव था। सब कुछ केवल उस लकड़ी के दरवाजे के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता था। आम दिनों में ये पुराना लकड़ी का दरवाजा एक स्पष्ट सीमा की तरह था जो उस विचित्र अंधेरे को वास्तविक दुनिया से अलग करता था। लेकिन अब दरवाजा खुलने के साथ ही वह सीमा टूट चुकी थी। 1 मिनट, अधिकतम 1 मिनट के लिए खुला रहेगा। चाहे वे बाहर आएं या नहीं, इसे बंद करना ही होगा, अधीरा ने लकड़ी के दरवाजे के पीछे के अंधेरे और अपने हाथ में मौजूद घड़ी पर नजर रखते हुए कहा। अरूप गुप्ता काफी उत्सुक दिख रहे थे। वे कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उस पीले कांच की खिड़की के माध्यम से दरवाजे के पीछे के अंधेरे को देख रहे थे। जेमिनाई सेड, उनके लिए भी लकड़ी का दरवाजा खुलने के बाद के इस दृश्य का साक्षी बनने का ये पहला अवसर था। लेकिन अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था। कमरे की रोशनी तेजी से मध्यम होने लगी। लकड़ी का दरवाजा खुलने के मुश्किल से 1 दर्जन सेकंड बाद ही ऐसा लगा मानो वह अंधेरा बाहर की ओर फैल रहा हो। हिस हिस, अगले ही पल लाइटें भी अस्थिर हो गईं। बिजली ऐसे टिमटिमा रही थी मानो उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा हो। क्या इसने इतनी जल्दी आसपास के वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया है? अरूप गुप्ता ने कुछ विचारपूर्वक सोचा। सौभाग्य से ये कमरा विशेष रूप से बनाया गया था। हालांकि अंदर की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन बाहर का हिस्सा उस विचित्रता या आतंक से अप्रभावित था। सब कुछ अलग थलग था। यदि वास्तव में कोई अनियंत्रित स्थिति उत्पन्न होती तो खतरा निश्चित रूप से बाहर नहीं फैलता।
महेश बाबू की निगाहें लकड़ी के दरवाजे के पीछे के अंधेरे पर टिकी थीं, मानो वे किसी चीज के घटित होने का इंतजार कर रहे हों। 1 दर्जन सेकंड और बीत गए। अंधेरे की उस भयानक गहराई से कुछ लहरें सी उठती हुई प्रतीत हुईं, और घोस्ट गेट की चौखट थोड़ी कांपने लगी, मानो किसी चीज ने उसे छुआ हो, जिससे एक छोटी सी हलचल पैदा हुई। लेकिन वह हलचल तो बस शुरुआत थी। अचानक मरी हुई लाश जैसी हरी काली पड़ चुकी कई उंगलियां अंधेरे से बाहर निकलीं और उन्होंने दरवाजे की चौखट को मजबूती से जकड़ लिया। वे उंगलियां धीरे धीरे बिलबिला रही थीं। ठोस चौखट से लकड़ी के चटकने की आवाज़ गूंजी, क्योंकि वे डरावनी उंगलियां गहरे लाल पेंट को खुरच रही थीं, जिससे वहां भयानक निशान बन रहे थे। महेश बाबू के हाव भाव थोड़े बदले, लेकिन वे शांत रहे और अपनी छड़ी के सहारे उस विचित्र दृश्य को देखते रहे। उन्होंने बहुत कुछ देखा था। अगर कोई असली प्रेत भी उनके सामने खड़ा हो जाता तो भी वे ज्यादा घबराते नहीं। लेकिन ऐसा दृश्य तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि अंधेरे से और भी उंगलियां निकल आईं। ये उंगलियां रेंगते हुए कीड़ों की तरह पूरे दरवाजे पर घनी तरह से फैल गईं, और हर एक उंगली लकड़ी की चौखट को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी कि चरमराने की आवाज आ रही थी। जेमिनाई सेड, घोस्ट गेट अब और भी हिंसक तरीके से हिलने लगा था, मानो उस अंधेरे के भीतर से अनगिनत आकृतियां बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। कमरे की रोशनी अब इतनी धुंधली हो चुकी थी कि वह डरावनी लग रही थी, जैसे कोई वास्तव में घोस्ट डोमेन के बीचों बीच खड़ा हो। 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। समय पूरा होते ही लकड़ी का दरवाजा बंद कर देना, या अगर खतरा बढ़े तो उससे पहले ही। कमरे के बाहर से अधीरा ने सामने घट रहे दृश्य को देखकर सदमे और डर के मारे चिल्लाते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि घोस्ट गेट के इस बार खुलने से ली जुन, अमरीश, अनुपम और अन्य लोग बाहर नहीं आए थे, बल्कि इसकी जगह प्रेतों का एक आक्रमण शुरू हो गया था। लेकिन योजना तो योजना होती है, और इसे सिर्फ व्यक्तिगत धारणा के आधार पर बदला नहीं जा सकता था। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि अगले पल क्या हो जाए। शायद खतरे के बीच भी आशा की एक किरण बाकी हो। उपप्रमुख के नाते अधीरा इस घटना में प्रेत नियंत्रकों की एक विशिष्ट टीम को पूरी तरह खत्म होने नहीं दे सकता था। इसलिए उन्हें उम्मीद की हर छोटी से छोटी किरण को पकड़ना ही था। दरवाजे की चौखट पर दिखाई देने वाली उंगलियों की संख्या अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उन डरावनी उंगलियों के टिकने के लिए अब वहां रत्ती भर भी जगह नहीं बची थी। फिर उसके तुरंत बाद चौखट के दाहिने कोने में अंधेरे से धीरे धीरे एक गोलाकार आकृति उभरी। करीब से देखने पर वह एक सड़ा हुआ सिर था, जो सामान्य तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके ऊपर काले बाल इतने घने थे कि वे डरावने लग रहे थे, और उन्होंने चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था। वहां से केवल एक घिनौनी दुर्गंध आ रही थी, जैसे लंबे समय से सड़े हुए मांस की हो, जो किसी को भी उल्टी कराने के लिए काफी थी। महेश बाबू को मितली महसूस हुई, और उन्होंने अपनी नाक ढांक ली, लेकिन वे अपनी जगह पर अडिग खड़े रहे। वे एक अलौकिक तरीके से शांत थे, जबकि एक साधारण व्यक्ति अब तक डर के मारे अपनी सुध बुध खो चुका होता। जैसे जैसे वह घने बालों वाला सड़ा हुआ सिर धीरे धीरे चौखट से बाहर निकला, हर कोई देख सकता था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके बाल थोड़े थोड़े नीचे लटकने लगे हैं। उन काले बालों के नीचे छिपे इंसानी चेहरे की रूपरेखा धीरे धीरे साफ होने लगी। इस क्षण महेश बाबू के चेहरे के भाव आखिरकार थोड़े बदल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन घने बालों के नीचे का चेहरा जैसे जैसे साफ हो रहा था, अधिक से अधिक उनके अपने चेहरे जैसा दिखने लगा था। यह एक समझ से परे और भयानक अलौकिक घटना थी। वे अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि उस मृत आकृति के बाल पूरी तरह गिरने और चेहरा सामने आने के बाद क्या होगा। इसी बीच महेश बाबू ने चौखट के दूसरी तरफ पीले पंजों की एक जोड़ी प्रकट होते देखी। उन पंजों की दिशा और ऊंचाई को देखते हुए वे संभवतः किसी स्ट्रेचर या अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई लाश के थे, जिसे किसी चीज द्वारा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर धकेला जा रहा था, या शायद वह लाश खुद ही उन पंजों को बाहर की ओर धकेल रही थी। समय पूरा हुआ महेश बाबू, जल्दी करो, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। उस क्षण लकड़ी के दरवाजे के पीछे प्रकट हुई भयानक अलौकिक घटना को देखकर अधीरा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। वह ये सोचकर ही सिहर उठा कि यदि वह चीज उस कमरे तक सीमित न रहती तो क्या होता। तभी महेश बाबू ने हल्के से हूं हां की और अपनी छड़ी से जमीन को ठकाठकाया। एक पल में वह घने काले बालों वाला सड़ा हुआ सिर पीछे से कुड़ गया। दरवाजे के पीछे से अभी अभी निकले वे डरावने पीले पंजे भी पीछे खींच गए, और चौखट पर टिकी अनगिनत उंगलियों ने अपनी पकड़ छोड़ दी, मानो किसी महान शक्ति द्वारा उन्हें अंधेरे में वापस खींच लिया गया हो। धड़ाम, एक जोरदार आवाज गूंजी और खुला हुआ लकड़ी का दरवाजा चौखट से टकराकर पूरी तरह बंद हो गया। सारी विचित्रता ओझल हो गई, मानो जो कुछ भी दिखा था वह लोगों के दिमाग का भ्रम मात्र था, कुछ कुछ अवास्तविक। फिर भी चौखट पर उन उंगलियों द्वारा छोड़े गए निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे।
महेश बाबू ने उन निशानों को देखा, उनके चेहरे पर एक गहरा बोझ महसूस किया जा सकता था। महेश बाबू, थोड़ा आराम कर लीजिए। हम 10 मिनट में दूसरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। कमरे के बाहर से अधीरा ने राहत की गहरी सांस लेते हुए और अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा। आखिरकार यह एक झूठा खतरा साबित हुआ, लेकिन ये दरवाजा खतरनाक रूप से असुरक्षित था। इसे हर बार खोलने पर असली प्रेतों के प्रकट होने का जोखिम बना रहता था, जो वास्तव में भयावह था। ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति बहुत आशाजनक नहीं है, अरूप गुप्ता ने अब बंद हो चुके लकड़ी के दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। बिल्कुल, अगर ली जुन और बाकी सब ठीक होते तो उन्हें पहली बार दरवाजा खुलने पर ही प्रकट हो जाना चाहिए था। अधीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर दिखने वाले वे 5 प्रेत वास्तव में वही हों? जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। क्या हमारे पास अभी भी 2 और मौके नहीं हैं? अधीरा ने कहा, लेकिन दूसरी बार दरवाजा खोलने के बाद हमारे पास केवल 30 सेकंड होंगे, और उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड। अंतिम 2 बार के कुल समय को मिलाकर भी वह पहली बार के बराबर नहीं होगा। संभावना बहुत कम है। घोस्ट गेट को बार बार खोलना हर प्रयास के साथ खतरे के स्तर को बढ़ा देता था, क्योंकि पहली बार खुलने के बाद ऐसा लगता था कि उसके पीछे के प्रेत खींचे चले आए हैं और दरवाजे पर ही मंडरा रहे हैं, किसी भी क्षण बाहर निकलने के लिए तैयार। इसलिए हर बार दरवाजा खोलने की अवधि छोटी ही की जा सकती थी। बेशक घोस्ट गेट को लंबे समय तक बंद रखने से यह टाइमर रीसेट हो सकता था, लेकिन अधीरा को यह नहीं पता था कि इसे कितनी देर तक बंद रखने की आवश्यकता है। जेमिनाई सेड, न ही किसी को विशेष रूप से इसके अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। इसी बीच एक विचित्र और डरावने गांव में ली जुन और अन्य लोग अकल्पनीय रूप से खतरनाक परिस्थितियों से गुजरे और भारी कीमत चुकाकर किसी तरह खुद को जीवित रखने में सफल रहे। उन्होंने अब वहां से पीछे हटने की योजना बनाई थी। हालांकि उनके सामने एक आवास के द्वार पर दरवाजों के पटल पर 2 पेंटिंग्स टंगी थीं, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, जैसे प्राचीन द्वार देवता उनकी प्रगति को रोक रहे हों। लेकिन ये कोई द्वार देवता नहीं थे, बल्कि 2 विचलित करने वाले चित्र थे, जो धुंधले होने के बावजूद खतरे का संकेत दे रहे थे, जिससे वे डर के मारे कांप उठे। अब हम क्या करें? टीम की एकमात्र महिला करिश्मा ने यह सवाल पूछा, जो कि संभवतः एक काल्पनिक नाम था। भले ही उसका नाम बनावटी हो, लेकिन उसकी आवाज में छिपा डर बिल्कुल असली था। भय साफ महसूस किया जा सकता था। बाकी लोगों ने भी बेचैनी से चारों ओर देखा। केवल ये दरवाजे ही नहीं थे, गांव के सभी घरों के आसपास दीवारों पर इसी तरह के चित्र लगे हुए थे, और यहाँ तक कि कुछ फ्रेम जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुछ फ्रेम अधूरे थे, कुछ चकनाचूर। वहां अब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जो सुरक्षित महसूस हो। प्रेतों के आक्रमण के निशान हर तरफ मौजूद थे। अध्याय 533 का सारांश। इस अध्याय में ली जुन अपनी टीम को समझाते हैं कि वे एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां समय और स्थान के नियम सामान्य नहीं हैं। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं और उनके पास बाहर निकलने के सीमित अवसर हैं। ली जुन बताते हैं कि उन्होंने प्रोफेसर अरूप गुप्ता के साथ पहले ही 3 विशिष्ट समय तय किए थे जब बाहरी दुनिया से द्वार खोला जाएगा। टीम ने पहला मौका पहले ही खो दिया है। अब उनके पास केवल 2 अवसर शेष हैं। यदि वे अगले निर्धारित समय पर सही द्वार की पहचान कर बाहर नहीं निकल पाए, तो उनके जीवित बचने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। माहौल में हताशा और डर बढ़ रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि मुख्यालय से कोई अतिरिक्त सहायता आना लगभग असंभव है, और उन्हें अपनी सूझबूझ और किस्मत के भरोसे ही इस संकट से पार पाना होगा। वाकई, अगर हम ही यहाँ से नहीं निकल सकते, तो बाहरी मदद से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समय रहते नुकसान को कम करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अमरीश ने अपने सिगरेट का एक कश लिया और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए इस क्रूर वास्तविकता को बयां किया। सिर्फ 2 और मौके बचे हैं। ये पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है, मेरी कल्पना से तो बेहतर ही है, अनुपम ने इस समय वास्तव में मुस्कुराते हुए कहा। तुम इस समय भी हंस सकते हो। हिरन नाम के प्रेत नियंत्रक का मुंह बुरी तरह फड़क उठा। अपने आसपास की स्थिति तो देखो। एक गलत कदम और हम सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। घोस्ट ड्राइंग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जल्द ही हमारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हर कोई खामोश हो गया। वे चारों दिशाओं में घरों की दीवारों पर टंगे चित्रों को देख रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे कि क्या हो रहा है। दीवारों पर और दरवाजों के सामने मौजूद ये चित्र इस बात का सबसे बड़ा सबूत थे। ऐसा लग रहा था कि हुआंगगांग गांव को घोस्ट एनवॉय के डोमेन के अधीन होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें घोस्ट ड्राइंग नामक एक प्रेत ने घुसपैठ कर ली थी। वे अभी भी जीवित थे, क्योंकि इन 2 प्रेतों के बीच किसी तरह का संतुलन बना हुआ था, जिससे वे इन दरारों के बीच बिना शिकार हुए बचे हुए थे। लेकिन ये संतुलन अब बिगड़ रहा था।
एक बार जब घोस्ट ड्राइंग ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली तो उन्हें जिस खतरे का सामना करना पड़ेगा वह निस्संदेह आपसे 10 गुना 100 गुना अधिक होगा। आखिरकार इस घोस्ट ड्राइंग ने पहले ही एक विदेशी प्रेत नियंत्रक टीम का सफाया कर दिया था। इसकी क्रूरता और आतंक पहले ही सिद्ध हो चुका था। बट उस सन्नाटे और धुंधले परिवेश के भीतर ऐसा लगा जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हो। तनावग्रस्त लोगों ने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। ये पास के एक घर की दीवार पर टंगा एक विशाल चित्र था जो इतना बड़ा था कि एक इंसान से भी लंबा था। किसी अज्ञात कारण से यह अचानक अस्थिर होकर जमीन पर गिर गया था और उल्टा होकर फर्श की ओर मुंह करके पड़ा था। हमें निकलना होगा, अमरीश ने अपने फोन की धुंधली स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा। उस पर लिखा था, आपकी मृत्यु हो चुकी है। इस खुलासे का मतलब साफ था कि अगर वे यहाँ और अधिक समय तक रुके रहे तो निश्चित रूप से प्रेतों द्वारा मारे जाएंगे। जाएं, पर अब कहाँ? ये चीजें पूरे गांव में फैली हुई हैं, हमने रास्ते भर इन्हें देखा है। अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। आखिरकार इस गांव में रहना फिर भी थोड़ा सुरक्षित है क्योंकि यह घोस्ट एनवॉय का इलाका है। एक बार जब हम गांव छोड़ देंगे तो हमें अकेले घोस्ट ड्राइंग का सामना करना होगा, टीम की एकमात्र महिला करिश्मा ने निराशा के स्वर में कहा। यह एक एस क्लास अलौकिक घटना है, इसे इस क्षेत्र में अनसुलझे स्तर की घटना के रूप में भी जाना जाता है। इसे सुझाने की बात तो भूल ही जाए, इसमें सिर्फ जीवित बचे रहने के लिए भी जानलेवा संघर्ष करना पड़ता है। अगर हमने चलना जारी नहीं रखा तो 3 मिनट से भी कम समय में हम पर फिर से हमला होगा। और भले ही हम न मरें, लेकिन प्रेतों के हमलों को रोकने की कोशिश में देर सबेर हमारे भीतर के खूंखार प्रेतों का पुनरुत्थान निश्चित है, अमरीश ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। ये कल्पना करना भी कठिन है कि जयपुर शहर के रोहित ने हाल ही में हंग्री घोस्ट की घटना को कैसे सुलझाया होगा। आपको पता होना चाहिए कि तब उसके लगभग सभी साथी मरने के कगार पर थे और स्थिति को पूरी तरह पलटने का काम अकेले उसी ने किया था। मैंने पहले उसे कम आंका था, लेकिन अब लगता है कि मेरी सोच बहुत साधारण थी। पिछली घटनाएं भले ही खतरनाक थीं, लेकिन कम से कम पीछे हटने का एक मौका तो देती थीं, लेकिन अब यहाँ से भाग निकलना भी दूभर था। वास्तव में मुख्य कार्यालय में केवल रोहित के पास एस क्लास घटनाओं से निपटने का अनुभव है, और वह भी 2 बार। वह तब भी जीवित बच गया था जब घोस्ट एनवॉय ने ट्रेनिंग बेस पर हमला किया था और उसने सीधे घोस्ट एनवॉय के मारने के तरीके को ही बदल दिया था, जिससे अनिवार्य रूप से एक एस क्लास खूंखार प्रेत कमजोर हो गया था। अगर वह इस मिशन में हमारे साथ होता तो शायद हमारी इतनी बुरी हालत नहीं होती। अनुपम ने गहरी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ऐसी घटनाओं के आतंक को प्रत्यक्ष देखने के बाद वे उस नवागंतुक रोहित की असाधारणता से और भी अधिक वाकिफ हो गए थे। मुख्यालय रोहित को इस ऑपरेशन में शामिल होने की अनुमति नहीं देता और न ही रोहित इसके लिए तैयार होता। उस समय ली जुन थोड़ा चिंतित दिख रहा था। हालांकि वह बोल रहा था, पर उसका दिमाग अगले रास्ते को चुनने में व्यस्त था। क्यों? करिश्मा ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। साफ है कि उसमें क्षमता है, ली जुन ने उसे बीच में ही टोकते हुए गंभीरता से कहा, क्योंकि हम जीत हासिल करने के लिए केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर रोहित हमारे साथ जुड़ भी जाता तो अगले एस लेवल की घटना का क्या, और उसके बाद वाली का? उसने वह किया जो उसे करना चाहिए था और हमें वह करना चाहिए जो हमें करना है। अगर हम इस बार यहाँ मरते हैं तो ये केवल इस बात का प्रमाण होगा कि हमारी क्षमताएं बस यहीं तक थीं। अब आप में से कोई भी नया नहीं है, आप सभी सिद्धांतों को अच्छी तरह जानते हैं। अब 8 मिनट बचे हैं, हमें साथ मिलकर जीवित बचना होगा। अगर दरवाजा खुलने के अगले समय तक हम यहाँ से नहीं निकले तो तीसरा मौका आधे घंटे बाद मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि तब तक जीवित रहने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। अब चलने का समय आ गया है। अचानक अब तक चुप रहे हिरन ने उन्हें आग्रहपूर्वक टोका और उस जगह की ओर इशारा किया जहां कुछ देर पहले चित्र गिरा था। उनकी जानकारी के बिना उस गिरे हुए चित्र के आसपास एक धुंधला सा साया मंडराने लगा था। वह साया एक इंसान जैसा था, लेकिन विकृत और अस्पष्ट। फिर भी उस साए के चेहरे के नैन नक्श महसूस किए जा सकते थे। धुंधला होने के बावजूद वे महसूस कर सकते थे कि चित्र के पास मौजूद वह प्रेत उन्हीं की ओर देख रहा है। चटाक, पास का एक और चित्र जमीन पर गिर गया। हर कोई सिहर उठा। स्थिति वास्तव में और भी भयावह होती जा रही थी। मेरे पीछे आओ, एक धीमी दहाड़ के साथ ली जुन ने एक सलेटी सफ़ेद सड़क चुनी और उस अजीबोगरीब गांव की गहराइयों में आगे बढ़ गया। अब पीछे हटने का विकल्प नहीं था। वे केवल गांव में छिपे घोस्ट एनवॉय के करीब जाने की कोशिश कर सकते थे। केवल यही उन्हें इस समय को झेलने की शक्ति दे सकता था। रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उन्हें इसका सामना करना ही था। यहाँ उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ेगा ये किसी को नहीं पता था। हालांकि बाहरी दुनिया में
किशन, जो घोस्ट कैंडल के सहारे 5 प्रेतों का नेतृत्व कर रहा था, अपने अगले संकट का सामना करने वाला था। उसकी मोमबत्ती लगभग खत्म होने वाली थी। यह इस बात का संकेत था कि सागर, जो पूरे रास्ते उसके पीछे चला था, उसे जल्द ही घोस्ट कैंडल बदलनी होगी। अन्यथा जैसे ही मोमबत्ती बुझेगी, सागर के पीछे चल रहे 5 प्रेतों में अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं। ये बदलाव अच्छा था या बुरा, ये कहना मुश्किल था। इसमें बस खतरे के अलग अलग स्तर थे। सौम्यजीत, जो अब तक इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए था, उसने भी अपनी बाहें गहराई से सिकोड़ लीं। उसके पास घोस्ट कैंडल्स की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, प्रेतों और इंसानों के बीच की दूरी एक बहुत ही खतरनाक बिंदु तक पहुंच गई थी। इसका मतलब ये था कि अगली मोमबत्ती बदलते समय प्रेतों द्वारा हमला किए जाने की संभावना बहुत अधिक थी। मैं अब और देरी नहीं कर सकता। मन कड़ा करके सौम्यजीत ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर सागर, जिसकी जगह ली जा चुकी थी, अभी भी उसी स्थिर मुद्रा में आगे चल रहा था। सामने किशन के हाथ में मौजूद घोस्ट कैंडल उस धुंधले वातावरण में टिमटिमा रही थी। रोशनी की कमी के बावजूद अंधेरे का वह पुंज जो अपने परिवेश से बिल्कुल अलग था, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था। आसपास के प्रेत उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे। जैसे ही सौम्यजीत सागर के करीब पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अंधेरे के एक साम्राज्य, घोस्ट डोमेन में प्रवेश कर लिया हो। उसके चारों ओर का वातावरण विशेष रूप से बर्फीला और ठंडा था। उस भयानक सन्नाटे को केवल कदमों की भारी और नीरस आवाज ही तोड़ रही थी। लेकिन सागर, जो अब खुद एक प्रेत बन चुका था, उसकी तुलना में सौम्यजीत अन्य प्रेतों को लेकर अधिक सतर्क था। चूंकि वह अब घोस्ट कैंडल की सीमा के भीतर प्रवेश कर चुका था, इसका मतलब था कि किसी भी क्षण उसे किसी प्रेत द्वारा मारा जा सकता था।